हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुधांशु एंड वेलकम बैक टू यूर अवन चैनल आशीष तिवारी। आज का वीडियो हिंदी भाषा और साहित्य हिंदी क्या सब्जेक्ट के स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट और एग्जाम फोकस वीडियो रहने वाला है। तो स्टूडेंट, सब एग्जाम दूर नहीं है और हम सब जानते हैं कि ड्यू सोल के एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में वही चीजें आती है जो स्मार्ट स्टडी करने वाले स्टूडेंट पहले से ही कवर कर लेते हैं। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, वो भी इंग्लिश एंड हिंदी बोथ मीडियम में, जिनके डायरेक्टली एग्जाम में आने के बहुत बहुत ज्यादा चांसेस है। तो ये क्वेश्चन हमने रैंडम नहीं उठाए, बल्कि प्रीवियस ईयर पेपर्स, इंपोर्टेंट टॉपिक्स और टीचर सजेशन के बेस पर केयरफुल्ली सिलेक्ट किए हैं। तो अगर आप ये 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते हो तो मान लो एग्जाम में 80 से 90% पेपर आपका यहीं से कवर हो जाएगा। तो ये सिंगल वीडियो ही आपके एग्जाम पर्पज से बहुत होती है। ओनली इस वीडियो से ही आप अच्छे खासे स्कोर कर सकते हो अपने एग्जाम में, अदर किसी वीडियो की नीड आपको नहीं पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और हाँ, इस वीडियो में एक स्पेशल गिववे भी है आप सभी के लिए। तो वीडियो के बीच में हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और सभी करेक्ट आंसर देगा तो स्टार्टिंग के 3 स्टूडेंट्स को मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। तो ये विनर निकलते ही विनर को हम तुरंत अनाउंस कर देंगे हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर। तो आप सभी हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल फॉलो करके रखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखो, स्किप नहीं करना है, क्योंकि गिववे का क्वेश्चन किसी भी मोमेंट पे आ सकता है। तो सबसे बेस्ट बात, हमारे लेक्चर फ्री है, आपके लिए एकदम 100% फ्री वीडियो सीरीज। लेकिन अगर आप इन्हीं लेक्चर के वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स चाहते हो तो उनके पेड नोट्स भी अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में, और प्राइस भी स्टूडेंट फ्रेंडली है एंड कॉम्बो पैक में आपके लिए ऑफर्स भी है। तो अगर आप सिंगल 1 नोट्स लेते हैं तो उसका प्राइस ओनली 45 रुपीज है, एंड अगर आप एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स के नोट्स लेते हैं तो उसका प्राइस आपको 40 रुपये पर नोट्स के अकॉर्डिंग पड़ेगा। तो जिन स्टूडेंट के 6 सब्जेक्ट का थ्योरी एग्जाम होगा, अगर वो अपने ऑल सब्जेक्ट के नोट्स लेना चाहता है तो आपको 5 नोट्स ही लेने पड़ेंगे, 1 नोट्स आपको फ्री में मिलेगा। ऐसे ही जिन स्टूडेंट के 7 सब्जेक्ट का थ्योरी एग्जाम होता है और अपने वो ऑल सब्जेक्ट का कॉम्बो लेना चाहता है, तो उन स्टूडेंट्स को भी ओनली 6 सब्जेक्ट के नोट्स लेने होंगे, 1 नोट्स आपको भी फ्री मिलेगा। तो बस एक छोटा सा मैसेज करना है गिवन नंबर पर, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आई नीड नोट्स, एंड नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अदरवाइज अगर आपको नोट्स नहीं लेने हैं तो आप वीडियो लेक्चर भी देख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं हम हमारे बीए प्रोग्राम के फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी भाषा और साहित्य हिंदी क्या सब्जेक्ट, जो कि हमारा जेनरिक इलेक्टिव यानी कि जीई का सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर, जो कि आपके ड्यू सोल के एग्जाम के लिए गेम चेंजर साबित हो गए। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को इन्हीं सब्जेक्ट्स को डीपली पढ़ना होगा तो हमने इनकी चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर की प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। तो रेडी, लेट्स बिगिन। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर। तो स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन एंड आंसर है, इनको शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। तो हमारा जो ये पीडीएफ रहने वाला है, इसमें हमने टोटल 10 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। तो जो ये 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं, इसमें हमने एक ही क्वेश्चन को 2 टाइप से पूछा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इस टाइप से और इस टाइप से। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर आपके एग्जाम में इस टाइप से या इस टाइप से या इनसे रिलेटेड कोई भी टॉपिक आता है तो आपको यही आंसर लिखना है। यही आंसर आपके दोनों क्वेश्चन के लिए इनफ होगा। तो चलिए अब हम शुरू कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है वो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे पूछा गया है, हिंदी भाषा के उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालिए। यहीं पर हमसे अथवा करके पूछा गया है, हिंदी भाषा के उद्भव का विश्लेषण कीजिए। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमें 2 चीज बतानी है, फर्स्ट हिंदी भाषा का उद्भव और सेकंड उसका विकास। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो परिचय में हम देखेंगे, हिंदी भाषा भारत की एक प्रमुख, समृद्ध और जन भाषा है। तो स्टूडेंट, हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं है, हिंदी हमारी संस्कृति, हमारी भावनाओं, हमारी परंपरा और हमारी एक पहचान की आवाज है। तो जब कोई माँ बच्चे को लोरी सुनाती है, जब किसान खेत में गीत गुनगुनाता है, या जब कोई क्रांतिकारी आजादी की बात करता है, तो हर जगह हिंदी जीवित दिखाई देती है। तो स्टूडेंट,
ध्यान रखिएगा, जो हिंदी है वो किसी एक दिन या किसी एक काल में नहीं बनी, बल्कि ये हमारे हजारों कालों के जो सामाजिक, ऐतिहासिक और भाषाई विकास है उसका एक परिणाम माने जाते हैं। तो संस्कृत जैसी जो प्राचीन भाषा है उससे लेकर आधुनिक हिंदी का जो विकास है वो अनेक तरीकों से हुआ, और इसको समझने के लिए हमें उसके भाषिक स्रोतों, विकास क्रम और ऐतिहासिक परिस्थितियों का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो मुख्य भाग में स्टूडेंट हम सबसे पहले किस चीज की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिंदी भाषा के उद्भव के बारे में। तो अब कहानी शुरू होती है बहुत पुरानी भाषा से। तो हिंदी भाषा का जो उद्भव है स्टूडेंट वो संस्कृत भाषा से हुआ। तो संस्कृत भाषा से हुआ तो भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार हिंदी का जो विकास है वो निम्नलिखित क्रम में हुआ। तो सबसे पहले कौन सी भाषा है स्टूडेंट, वह संस्कृत भाषा। तो संस्कृत क्या थी, भारत की प्राचीन और समृद्ध भाषा। तो संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन और समृद्ध भाषा थी, लेकिन समस्या ये थी स्टूडेंट कि जो संस्कृत थी वो आम लोगों की भाषा नहीं थी, तो इसे ज्यादातर विद्वान और पंडित ही जानते थे। तो तब जरूरत पड़ी एक सरल भाषा की। तो उस समय कौन सी आई, तो उस समय बनी संस्कृत से प्राकृत भाषा। तो संस्कृत से बनी प्राकृत भाषा संस्कृत की सरल जन भाषा। तो ये जो भाषा थी ये आम जनता द्वारा बोलने लगी। तो जैसे आप संस्कृत का जो कठिन शब्द था वो सरल होकर प्राकृत में बदल दिया गया था। तो प्राकृत के बाद कौन सी आई स्टूडेंट, प्राकृत से बनाई गई हमारी अपभ्रंश भाषा, जो कि प्राकृत का एक विकसित रूप थी। तो समय के साथ जो प्राकृत थे वो भी बदलती गई और उसने बनाई अपभ्रंश भाषा। तो अपभ्रंश में जो भाषा थी वो और भी ज्यादा लोकप्रिय है और लोक बोलचाल की हो गई थी। अपभ्रंश के बाद आई हमारी अवहट। अवहट, तो अवहट जो थी वो अपभ्रंश और हिंदी के बीच की कड़ी मानी जाती है। तो अपभ्रंश और हिंदी के बीच की कड़ी बनी हमारी अवहट। तो इसे आप हिंदी का ब्रिज वर्जन भी कह सकते हैं। तो अवहट के बाद ही हमारी जो बनी वो बनी हमारी प्रारंभिक हिंदी। तो आप जैसे कि देख सकते हैं जो हमारी प्रारंभिक हिंदी है इसको बनने के लिए पहले कितने चरणों से इसको गुजरना पड़ा। तो अवहट से हमारी जो प्रारंभिक हिंदी बनी, तो यहीं से हमारे जन्म हुआ प्रारंभिक हिंदी का, आधुनिक हिंदी का प्रारंभिक स्वरूप। तो प्रारंभिक हिंदी का जिससे आगे चलकर आधुनिक हिंदी भी विकसित हुई। तो स्टूडेंट अपभ्रंश से निकलकर उत्तर भारत में बोलचाल की विभिन्न बोलियां विकसित हुई, जिनसे आगे चलकर हिंदी भाषा का निर्माण हुआ। तो उत्तर भारत की जो अलग अलग बोलियां जैसे कि आप देखें ब्रज हो गई, अवधी हो गई, खड़ी हो गई, तो इन सभी ने मिलकर हिंदी को जन्म दिया। तो यही था हमारा हिंदी भाषा का उद्भव, जिसमें पहले संस्कृत भाषा आई, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट और फिर प्रारंभिक हिंदी। तो यही था हमारा हिंदी भाषा का उद्भव। इसके बाद जो हमारा सेकंड टॉपिक आता है वो हमारा आता है हिंदी भाषा का विकास। तो अब हम बात देखते हैं कि इस समय के साथ हिंदी कैसे बदली। तो हिंदी भाषा का विकास विभिन्न कालों में अलग अलग रूपों में हुआ। तो चलिए उन अलग अलग कालों के हिसाब से हिंदी भाषा का विकास देख लेते हैं। तो सबसे पहले आया हमारा आदिकाल। तो इस काल में अपभ्रंश और अवहट का प्रभाव दिखाई देता है, वीर गाथात्मक रचनाएं प्रमुख थी। तो आदिकाल जो था यह हिंदी साहित्य की शुरुआत का समय था। तो यहाँ पर हमें वीरों की गाथाएं, युद्ध, शौर्य और बलिदान के कथाएं, साथ ही जो भाषा थी स्टूडेंट वो अपभ्रंश और प्रारंभिक हिंदी की मिश्रित भाषा थी। तो एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखें इस समय पर राजपूत वीरों की बहादुरी के गीत गाए जाते थे। सेकंड हमारा आता है भक्ति काल। तो भक्ति काल में क्या हुआ, हिंदी के विकास का स्वर्ण काल माना जाता है। तो जो भक्ति काल था इसको स्वर्ण युग भी कहा जाता है हिंदी के विकास का। कबीर, तुलसीदास, सूरदास जैसे संत कवियों ने हिंदी को जन भाषा बनाया। तो अब जो हिंदी थी वो जनता की भाषा बन गई थी, जिनमें महत्वपूर्ण योगदान था कबीर, तुलसीदास और सूरदास का। तो ईश्वर से प्रेम और भक्ति का इन्होंने स्वरूप दिया। साथ ही इस समय हमारा अवधी और ब्रज भाषा का विकास हुआ। तो कबीर कहते हैं पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, यानी कि ज्ञान किताबों से नहीं अनुभव से आता है। तो ये हमारी उनकी अवधी और ब्रज भाषा का ये विकास था। तो यही था हमारा भक्ति काल। इसके बाद थर्ड हमारा है रीतिकाल। तो रीतिकाल की अगर हम बात करें तो इस काल में साहित्यिक श्रृंगार प्रधान रचनाएं हुई, भाषा अलंकारिक और काव्यात्मक बनी। तो इस काल में कविता में आया श्रृंगार यानी कि प्रेम और सौंदर्य, साथ ही अलंकार और कला, और जो भाषा थी वो और ज्यादा अधिक सजी और सवरी हो गई थी। तो जैसे कि आप बिहारी के दोहे देखे, वे कम शब्दों में गहरी बात इस समय पर कहने लगे थे।
उसके बाद फोर्थ आया हमारा आधुनिक काल। तो खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नेतृत्व में हिंदी गद्य का विकास हुआ। तो अब हिंदी जो थी वो बनी खड़ी बोली। तो अब हिंदी बनी खड़ी बोली में विकसित हुई। गद्य, पत्रकारिता, नाटक, उपन्यास, निबंध, इन सभी में जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है उन्होंने हिंदी को बढ़ावा दिया और हिंदी को राष्ट्रभाषा और राजभाषा का दर्जा भी हमारा आधुनिक काल में प्राप्त हुआ। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का इनमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान था। तो इसी काल में हिंदी को राजभाषा और राष्ट्रभाषा का दर्जा भी मिला था। तो आपको याद रखना है कि आधुनिक काल में जो हिंदी थी उसको राजभाषा और राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला। तो यही था हमारा हिंदी भाषा का विकास। तो हिंदी भाषा के विकास के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है हिंदी की बोलियां और रूप को लेकर। तो हिंदी भाषा अनेक बोलियों से मिलकर बनी है, जैसे खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी, मैथिली, राजस्थानी। इन बोलियों ने हिंदी को समृद्ध और व्यापक बनाया। तो स्टूडेंट, हिंदी जो है वो कोई एक अकेली भाषा नहीं है बल्कि कई बोलियों का परिवार है। तो इसमें प्रमुख बोली कौन कौन सी है? खड़ी हो गई, ब्रज हो गई, अवधी हो गई, भोजपुरी हो गई, मैथिली हो गई, राजस्थानी हो गई। तो इन सभी ने मिलकर ही हिंदी को समृद्ध, जीवंत और व्यापक बनाया है। तो यही है हमारी हिंदी की बोलियां और उसके रूप। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि हिंदी भाषा का उद्भव और विकास एक सतत और ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है। तो स्टूडेंट, हिंदी भाषा का जो उद्भव और विकास है वो एक निरंतर ऐतिहासिक प्रक्रिया है। तो इसकी जो जड़ है वे संस्कृत से निकले और जनता की जुबान बनते हुए आज हिंदी जो है वो पूरे भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना चुकी है। तो हिंदी भाषा की जो सरलता, जो व्यापकता, जो भावनात्मक शक्ति और जो अभिव्यक्ति क्षमता है, ये ही इसके निरंतर विकास का सबसे बड़ा कारण मानी जाती है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर फर्स्ट भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर फर्स्ट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, वो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट हमसे क्या पूछा गया है उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है राजभाषा और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का परिचय दीजिए। साथ ही यहाँ पर हमसे अथवा करके पूछा गया राष्ट्रभाषा का स्वरूप और उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर हमसे 3 चीजें पूछी गई है। फर्स्ट राजभाषा, सेकंड हमारी संपर्क भाषा और थर्ड हमारा राष्ट्रभाषा और उसकी विशेषता। तो चलिए स्टूडेंट, इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो परिचय में हम देखेंगे भारत एक बहुभाषी देश है जहां अनेक भाषाएं और बोलियां प्रचलित है। तो स्टूडेंट, भारत कोई छोटा देश नहीं है, यहाँ पर हजारों भाषाएं और हजारों बोलियां बोली जाती है। तो कोई तमिल बोलता है, तो कोई बंगाली, और कोई मराठी, तो कोई पंजाबी। तो ऐसे में जरूरत थी एक ऐसी भाषा की जो सबको जोड़ सके, सरकार चला सके और देश की भावना को व्यक्त कर सके। तो स्टूडेंट, हिंदी भाषा ने यह भूमिका अपनी सफलतापूर्वक निभाई। तो हिंदी न केवल भारत की राजभाषा है बल्कि यह हमारे एक देश के विभिन्न राज्यों के बीच संपर्क भाषा या एक सशक्त राष्ट्रभाषा के रूप में भी देखी जाती है। तो इसी ने ही हमारी राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक समन्वय और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत किया है। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मुख्य भाग कम यानी कि मेन बॉडी का आता है। तो मेन बॉडी में स्टूडेंट हम सबसे पहले बात कर लेते हैं राजभाषा के रूप में हिंदी को लेकर। तो अब सबसे पहले हम समझते हैं कि राजभाषा क्या होती है। तो राजभाषा वह भाषा होती है जिसमें किसी देश का प्रशासनिक कार्य संचालित किया जाता है। तो जिस भाषा से सरकार का प्रशासनिक काम चलता है उसको ही हम राजभाषा कहते हैं। तो अगर हम बात करें हमारे देश की जो राजभाषा है वो हिंदी है, तो इसको संवैधानिक दर्जा कैसे मिला हुआ है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। तो जो हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 है वो कहता है कि जो हिंदी है वो भारत की राजभाषा है। तो केंद्र सरकार के कार्यालयों में सरकारी कार्य हिंदी में ही किए जाते हैं। तो राजभाषा के रूप में हिंदी की जो भूमिका स्टूडेंट वो यही है कि जो सरकारी कार्यालय में जो कार्य होते हैं या जो संसद की कार्यवाही हो गई, जैसे जो सरकारी पत्राचार हो गए या प्रशासनिक दस्तावेज हो गए या कानून और जो नीतियां हो गई, वे सब हमारी हिंदी भाषा में की जाती है। तो हिंदी सरल, सुबोध और जनमानस की भाषा होने के कारण प्रशासन के लिए भी उपयुक्त मानी जाती है। तो स्टूडेंट, इसी प्रकार से जो हिंदी है वो देश की प्रशासनिक एकता को बनाए रखने में भी सहायक होती है। तो अगर आप किसी सरकारी दफ्तर में आवेदन करते हैं तो वह ज्यादातर हिंदी में स्वीकार किया जाता है,
क्यों स्टूडेंट? क्योंकि हिंदी जो है वो सरल, स्पष्ट और आम जनता की भाषा है। तो यही था हमारा राजभाषा के रूप में हिंदी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हमारा संपर्क भाषा के रूप में हिंदी। तो संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को देखने से पहले आप एक बार ये भी समझ लीजिएगा कि जो हिंदी है वो राजभाषा के लिए उपयुक्त क्यों है। तो स्टूडेंट इसलिए उपयुक्त है क्योंकि जो हिंदी है वो आसानी से समझी जाती है, साथ ही जनता से सीधा संवाद करती है और प्रशासन को सरल बनाती है। तो इसी तरीके से जो हिंदी है वो हमारे प्रशासनिक एकता भी बनाए रखती है। तो इसीलिए राजभाषा के रूप में हिंदी को रखा गया था। इसके बाद सेकंड जो हमारा टॉपिक आता है वो हमारा आता है संपर्क भाषा के रूप में हिंदी। तो अब बात करते हैं सबसे जरूरी भूमिका की कि संपर्क भाषा क्या होती है। तो सबसे पहले आप समझिए संपर्क भाषा होती क्या है। तो संपर्क भाषा वह होती है जिसके माध्यम से विभिन्न भाषा भाषी लोग आपस में संवाद स्थापित करते हैं। तो एक ऐसी भाषा जिससे अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग आपस में बात कर सके, उसे ही हम संपर्क भाषा कहते हैं। तो स्टूडेंट भारत में संपर्क भाषा की जरूरत क्यों पड़ी? तो भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, तो हिंदी इन सब के बीच संवाद का माध्यम बनती है। तो आप मान लीजिएगा एक व्यक्ति केरल से है और दूसरा बिहार से और तीसरा गुजरात से, तो तीनों की जो मातृभाषा वो अलग है, लेकिन जो हिंदी है वो उन्हें जोड़ देती है। तो हिंदी का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है स्टूडेंट? हिंदी का प्रयोग होता है व्यापार में, शिक्षा में, मीडिया में, सिनेमा में, रेल यात्रा में, व्यापार में, रोजगार में। तो स्टूडेंट इन समय में हिंदी का व्यापक प्रयोग होता है। तो हिंदी लोगों को आपस में जोड़ने वाली भाषा है जो कि सामाजिक और सांस्कृतिक समन्वय भी स्थापित करती है। तो आप समझिएगा एक दक्षिण भारतीय फिल्म जब पूरे भारत में चलती है तो हिंदी डबिंग के कारण ही हर कोई उसे समझ पाता है। तो यही है संपर्क भाषा की असली ताकत। तो इसी प्रकार से हिंदी राष्ट्रीय स्तर पर संपर्क भाषा की भूमिका निभाती है। तो यही था हमारा संपर्क भाषा के रूप में हिंदी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का स्वरूप। तो अब हम बात कर लेते हैं सबसे भावनात्मक पहलू कि राष्ट्रभाषा क्या होती है। तो सबसे पहले समझिए कि राष्ट्रभाषा होती क्या है। तो राष्ट्रभाषा वह होती है जो राष्ट्र की भावना, संस्कृति और पहचान को व्यक्त करती है। तो स्टूडेंट जो भाषा देश की आत्मा, संस्कृति और राष्ट्रीय भावना को व्यक्त करे उसको ही हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो हिंदी और राष्ट्रीय चेतना की अगर हम बात करें तो हिंदी देश की बहुसंख्यक जनता द्वारा समझी और बोली जाती है। तो जो हिंदी है वो हमारे देश में सबसे ज्यादा बोली और समझी जाती है। तो हिंदी में भारतीय संस्कृति, परंपरा और राष्ट्रीय चेतना का समावेश भी देखने को मिलता है। तो हिंदी में क्या क्या समाया हुआ है स्टूडेंट? हिंदी में हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारा एकता, हमारा भाईचारा, ये सब कुछ समाया हुआ है। तो स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी ने जन जागरण का कार्य किया। तो स्वतंत्रता आंदोलन में भी हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। साथ ही नारों और गीतों की भाषा भी हिंदी में थी। जन जागरण का माध्यम भी ये बनी। तो जैसे आप देखें वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, तो इन नारों ने पूरे देश को एकजुट किया जो कि हमारे हिंदी भाषा में ही थे। तो हिंदी साहित्य ने राष्ट्रीय एकता और सामाजिक चेतना को मजबूत किया। तो इसीलिए हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि हमारी राष्ट्रीय पहचान भी बन गई है। तो यही थी हमारी राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का स्वरूप को लेकर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है राष्ट्रभाषा की विशेषताओं को लेकर। तो एक आदर्श राष्ट्रभाषा में ये गुण होने चाहिए जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहला जो गुण आता है वो आता है जन सामान्य द्वारा सहज रूप में समझी जाए। तो जो भाषा सबसे ज्यादा समझी जाए उसको ही हम राष्ट्रभाषा बना सकते हैं। साथ ही जो कि हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करे, संस्कृति को अभिव्यक्ति करे और परंपराओं की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करे। तो जो भाषा संप्रेषण में सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली हो, और सबसे बड़ी बात जो भाषा किसी देश के सबसे ज्यादा लोगों द्वारा समझी और बोली जाती हो। तो हिंदी सभी विशेषताओं पर खड़ी उतरती है। इसीलिए जो हमारी राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी है उसको रखा गया है। तो यही थी हमारी राष्ट्रभाषा की कुछ विशेषताएं जो कि मैंने आपको बता दी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो निष्कर्ष में हम यही कह सकते हैं कि हिंदी भाषा भारत में राजभाषा, संपर्क भाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो तीनों रूपों में हमारी जो हिंदी भाषा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये हमारे
प्रशासनिक कार्य को भी सरल बनाती है, साथ ही हमारे लोगों को भी जोड़ती है और देश की भावना को भी व्यक्त करती है। यानी कि ये विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों के बीच सेतु का कार्य करती है। तो हिंदी की जो सरलता, जो उसकी व्यापकता और जो उसकी सांस्कृतिक समृद्धि है, वो ही उसे भारत की आत्मा बनाती है, वो ही उसे राष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान प्रदान करती है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 2। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है, आदिकाल की प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिए अथवा आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां लिखिए। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर हम पे सिंपल सिंपल आदिकाल की प्रवृत्तियां पूछी गई है। तो चलिए स्टूडेंट, इस आंसर की शुरुआत भी हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो परिचय में हम देखेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल का विशेष महत्व है। तो स्टूडेंट, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो कई कालों में बटा हुआ है और जो आदिकाल है वो उसका सबसे पहला चरण माना जाता है। तो यही हमारा वो समय था जब साहित्य पूरी तरीके से परिपक्व नहीं था, लेकिन जो समाज था, जो राजनीति थी और जो संस्कृति और जो युद्ध था, उसका सीधा प्रतिबिंब इसमें हमें साफ दिखाई देता है। तो आदिकाल का जो साहित्य है वो मुख्य रूप से वीरता, शौर्य और युद्ध की भावनाओं से भरा हुआ है। तो इस काल की जो साहित्यिक प्रवृत्ति के अध्ययन है, उससे हमें हिंदी साहित्य के विकास की यात्रा को भी समझने में सहायता प्राप्त होती है। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो मुख्य भाग में स्टूडेंट हम सबसे पहले बात करते हैं वीरता और शौर्य की प्रवृत्ति को लेकर। तो आदिकाल की जो सबसे बड़ी पहचान है वो है उसकी वीरता और शौर्य की भावना को लेकर। तो इस काल का साहित्य राजपूत शासकों और वीर योद्धाओं के पराक्रम का वर्णन करता है। तो इस समय पे स्टूडेंट हमें वीरों की बहादुरी, उनके बलिदान, उनके आत्मसम्मान के बारे में बताया गया है। तो युद्ध, रणभूमि और वीर गाथाएं साहित्य के प्रमुख विषय थे। तो इस समय प्रमुख विषय यही थे कि युद्ध, रणभूमि, शस्त्र और वीर गाथाएं। तो कवियों ने वीरों के बलिदान और साहस का महिमा मंडन किया है। तो कवियों ने वीरों को आदर्श नायक के रूप में प्रस्तुत किया है। जैसे कि आप देखें, राजपूत जो योद्धा थे, जो कि देश और राज्य के लिए प्राण तक न्यौछावर कर देते थे, उन सभी के बारे में वर्णन वीरता और शौर्य की प्रवृत्ति में दिया गया है। इसके बाद सेकंड हमारा आता है युद्ध वर्णन की प्रवृत्ति। तो युद्धों को सजीव और प्रभावशाली वर्णन आदिकालीन साहित्य की विशेषता है। तो आदिकालीन का जो साहित्य है वो युद्ध के बिना अधूरा है। तो स्टूडेंट, इसमें रणभूमि का संजीव चित्रण, तलवारों की झंकार, रणभेरी की ध्वनि, तलवारों की झंकार और युद्ध की विभीषिका का चित्रण हमें देखने को मिलता है। तो ऐसा लगता है जैसे कवि हमें सीधे युद्ध के मैदान में खड़ा कर देता है। तो युद्ध को उन्होंने गौरव और सम्मान कार्य के रूप में प्रस्तुत किया है। तो यही था हमारा युद्ध वर्णन की प्रवृत्ति। इसके बाद थर्ड हमारा आता है राजाश्रय की प्रवृत्ति। तो राजाश्रय क्या था? तो आदिकाल के अधिकांश कवि राजाओं के आश्रय में रहते थे। तो उस समय कवियों की जो रोजी रोटी थी वो राजाओं पर ही निर्भर करते थे। तो जो कवि थे वे राजा के आश्रय में ही रहते थे, इसीलिए वे राजाओं के यश, विजय और वंश का, गौरव का वर्णन करते थे। तो राजा की प्रशंसा वे करते थे, विजय और वंश गौरव का वर्णन करते थे। तो इसीलिए राजाश्रित साहित्य भी से कहा जाता है। तो साहित्य रचना का जो उद्देश्य था वो था अपने आश्रयदाता यानी कि राजा की प्रशंसा करना। तो अगर आप देखें, जैसे कि राजा की बहादुरी हो गई, तो कवि की जो कविता है वो उसका एक विषय माना जाता था। यानी कि इस समय जो कवि का जो विषय होता था कविता का, वो था राजा की बहादुरी या राजा की प्रशंसा। तो यही था हमारा राजाश्रय की प्रवृत्ति। इसके बाद फोर्थ हमारा आता है देशभक्ति और जातीय गौरव। तो कवियों में अपने देश और जाति के प्रति गर्व की भावना दिखाई देती है। तो आदिकाल में जो देश और जाति के प्रति गहरा गर्व है वो हमें देखने को मिलता है। तो विदेशी आक्रमणों का विरोध, संघर्ष का वर्णन मिलता है। साथ ही स्वदेश की रक्षा, राष्ट्र और कुल की रक्षा को सर्वोच्च कर्तव्य माना गया है। तो जैसे आप देखें, राजपूतों का कथन है प्राण जाए पर सम्मान न जाए। तो ये हमारे जो कथन है ये सभी हमारे आदिकाल में देखने को मिलते हैं। फोर्थ के हमारा हो गया देशभक्ति और जातीय गौरव। इसके बाद फिफ्थ हमारा आता है वीर और नारी का आदर्श रूप। तो वीर को साहसी, बलिदानी और धर्मनिष्ठ के रूप में चित्रित किया गया है। तो वीर का जो स्वरूप था वो साहसी, बलिदानी और धर्मनिष्ठ था, और जो नारी का स्वरूप था वो पतिव्रता, त्यागमयी और प्रेरणा स्रोत के रूप में दिखाया गया है। तो नारी वीर को युद्ध के लिए प्रेरित करती है, धर्म और देश की रक्षा करो। यानी कि जो नारी का जो स्वरूप है वो वीर को युद्ध के लिए प्रेरित करने वाला था। तो यही था वीर और नारी का आदर्श रूप। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है
वो हमारा आता है धार्मिक और नैतिक चेतना को लेकर। तो युद्ध केवल सत्ता के लिए नहीं था, बल्कि ये हमारा धर्म की रक्षा के लिए जोड़ा गया था, अधर्म के विनाश के लिए और साथ ही नैतिक मूल्य की स्थापना के लिए। तो वीरता को धर्म से यहाँ पर जोड़ा गया था, यानी कि धार्मिक और नैतिक चेतना हमें आदिकाल में मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है भाषा और शैली की प्रवृत्ति। तो अब हम इस समय की भाषा और शैली के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाषा अपभ्रंश और प्रारंभिक हिंदी का मिश्रित रूप थी। तो अपभ्रंश और प्रारंभिक हिंदी के मिली जुली भाषा हमारे आदिकाल के समय थी। शैली क्या थी? शैली थी ओजपूर्ण और प्रभावशाली और गेय शैली। तो ये तीन शैली प्रमुख थी। काव्य की अगर हम बात करें तो काव्य में जो रस थे वे वीर रस की प्रधानता इसमें देखने को मिलती है। जैसे कि हमें पता ही चल रहा है युद्ध बारे में, वीरता के बारे में, तो वो सब हमें वीर रस में ही देखने को मिलता है। तो पंक्तियां पढ़ते ही मन में जोश और उत्साह भर जाता था। उस समय की हमारी ऐसी भाषा और शैली थी। तो यही थी भाषा और शैली की प्रवृत्ति। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि आदिकाल की प्रवृत्तियां तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है। तो जो आदिकाल की प्रवृत्तियां थी स्टूडेंट, वे हमारे उस समय की समाज और राजनीति की सजीव अभिव्यक्ति है। हालांकि जो ये काल है ये साहित्यिक दृष्टि से पूरी तरीके से परिपक्व नहीं था, लेकिन इसी काल ने हमारे हिंदी साहित्य की नींव रखी और आगे आने वाला जो भक्ति काल और जो आधुनिक साहित्य का मार्ग था वो इसने ही प्रशस्त किया। तो इसीलिए जो आदिकाल है उसको हिंदी साहित्य का आधार स्तंभ भी कहा जाता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 3। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए, अथवा भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर हमसे दो चीज पूछी गई है, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति और भक्ति काल को स्वर्ण युग कहे जाने के कारण। तो चलिए स्टूडेंट, इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो परिचय में हम देखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास विभिन्न कालखंडों में विभाजित है, जिनमें भक्ति काल और छायावाद दोनों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो लगातार बदलती मानव चेतना की एक कहानी है। तो जो हमारा भक्ति काल था स्टूडेंट, इसमें हमारे ईश्वर से प्रेम और समाज सुधार की बात की गई थी। लेकिन जो हमारा आधुनिक युग था, जो हमारा छायावाद था, उसमें हमारे व्यक्ति के मन, उनके भावना, उनकी संवेदना, ये यहाँ पर कविता का केंद्र बनी हुई थी। तो छायावाद की जो प्रमुख प्रवृत्ति और जो भक्ति काल का स्वर्ण युग कहे जाने के कारण है, वे इसीलिए हमारे लिए जरूरी हो जाते हैं। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मुख्य भाग यानी कि मेन बॉडी का आता है। तो मुख्य भाग में स्टूडेंट हम सबसे पहले जो बात करते हैं वो हम बात करते हैं छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियों को लेकर। तो छायावाद हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण काव्य आंदोलन है। इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां निम्नलिखित है। तो चलिए एक एक करके इसकी प्रमुख प्रवृत्ति देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो प्रमुख प्रवृत्ति आती है वो होती है आत्म अभिव्यक्ति की प्रवृत्ति। तो छायावादी काव्य में कवि की निजी भावनाओं का सशक्त चित्रण देखने को मिलता है। तो जो छायावादी कवि है वे अपने मन की गहराइयों में उतरते हैं। सुख दुख, पीड़ा, आशा, निराशा, सब कुछ उन्होंने उसमें वर्णन किया हुआ है। तो जैसे आप देखें महादेवी वर्मा की जो कविताएं है उसमें व्यक्तिगत पीड़ा, अकेलापन और करुणा की भावना है। तो यहाँ पर जो कविता है वो कवि की आत्मा की आवाज बन जाती है। सेकंड हमारा आता है प्रकृति चित्रण। तो प्रकृति को मान्य भावनाओं से जोड़कर प्रस्तुत किया गया है। प्रकृति कवि की सहचरी और संवेदनाओं का प्रतीक बन जाती है। तो प्रकृति छायावाद की आत्मा थी। चांद, बादल, फूल, झरने, सब कुछ हमारे इसमें दर्शाए गए थे। तो कवि जब दुखी होता है तो बादल भी उदास दिखते हैं। तो प्रकृति को मानवीय भावनाओं का प्रतीक भी यहाँ पर बनाया गया था। थर्ड आता है रहस्यवाद की प्रवृत्ति। आत्मा और परमात्मा के संबंध पर चिंतन मिलता है। ईश्वर को अनुभूति और आत्म मन के माध्यम से पाने की भावना व्यक्त होती है। तो छायावाद केवल भावुकता ही नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा का संवाद है। यहाँ पर हमें ईश्वर की अनुभूति, आत्मचिंतन, आध्यात्मिक खोज, सब कुछ देखने को मिलता है। तो जैसे आप देखें जयशंकर प्रसाद की जो कविताएं है उसमें हमें आत्मा और परमात्मा का मिलन देखने को मिलता है। फोर्थ हमारा आता है कल्पनाशीलता और प्रतीकात्मकता। तो काव्य में प्रतीकों और बिंबों का प्रयोग किया गया है। भाषा को कलात्मक और भावनात्मक बनाया गया है। तो छायावादी कवि सीधी बात नहीं करते बल्कि प्रतीकों, बिंबों और संकेतों के माध्यम से अपने भाव प्रकट करते हैं। जैसे कि अगर दीपक के बारे में वे कह रहे हैं तो दीपक का मतलब है यहाँ पर उनके आशा से। इसी तरीके से जो अंधकार का मतलब है वो है निराशा से। तो
प्रतीकों के माध्यम से वे अपने भाव प्रकट करते हैं। तो यही थी कल्पनाशीलता और प्रतीकात्मकता। फिफ्थ हमारा आता है सौंदर्य बोध। तो सौंदर्य को सूक्ष्म, आंतरिक और आध्यात्मिक रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो छायावाद का जो सौंदर्य है वो कोई भारी नहीं बल्कि आंतरिक और सूक्ष्म और आध्यात्मिक है। तो सौंदर्य आत्मा में खोजा जाता है। तो यही थे स्टूडेंट हमारे छायावाद की कुछ प्रमुख प्रवृत्तियां। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है भक्ति काल को स्वर्ण युग कहे जाने के कारण। तो अब हम बात कर लेते हैं कि भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, उसके प्रमुख कारण कौन कौन से है। तो सबसे पहला जो कारण आता है वो हमारा आता है भक्ति भावना की प्रधानता को लेकर। तो ईश्वर के प्रति प्रेम, श्रद्धा और समर्पण का भाव प्रमुख है। भक्ति को जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य माना गया है। तो स्टूडेंट ईश्वर से प्रति जो प्रेम है, जो समर्पण है और भक्ति को जीवन का लक्ष्य है वो बताया गया है। तो इसीलिए भक्ति काल को स्वर्ण युग भी कहा गया है। तो एग्जाम्पल अगर आप देखें तुलसीदास की राम भक्ति शाखा हो गई या सूरदास की कृष्ण भक्ति शाखा हो गई, तो इन सभी में जो भक्ति है उसको जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य बताया गया है। सेकंड हमारा था जन भाषा का प्रयोग। तो साहित्य संस्कृत से निकलकर जन सामान्य की भाषा में लिखा गया। अवधि, ब्रज और हिंदी का व्यापक प्रयोग हुआ। तो यहाँ पर जो भाषा थी वो संस्कृत से हटकर अवधि, ब्रज और हिंदी हो गई, यानी कि जो आम जनता थी उन तक भी अब साहित्य पहुंचने लगा था। थर्ड आया हमारा महान संत और कवि। कबीर, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, तो ये कवि थे, इनकी जो रचनाएं हैं वो आज भी जीवंत और लोकप्रिय मानी जाती है। तो ये सभी कवि भी हमारे इसी समय में आए, तो इसीलिए हम इसको स्वर्ण युग भी कहते हैं। फोर्थ हमारा था सामाजिक सुधार की चेतना। जाति पाति, आडंबर और रूढ़ियों का विरोध किया गया। मानवता, समानता और प्रेम का संदेश दिया गया। तो स्टूडेंट उस समय पर जो जाति पाति थी वो बहुत ही ज्यादा मुख्य विषय बनी हुई थी विरोध का। आडंबर बढ़े हुए थे, तो जाति पाति का विरोध, आडंबर का खंडन, मानवता और समानता का संदेश इसमें दिया गया। जो कि जो सामाजिक सुधार में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो हमारे कबीरदास जी ने निभाई। तो ये थी हमारी सामाजिक सुधार की चेतना। इसके बाद फिफ्थ हमारा आता है साहित्यिक उत्कृष्टता। भाव, भाषा और शिल्प तीनों दृष्टि से साहित्य उच्च कोटि का था। तो भाव हो, चाहे भाषा हो, चाहे शैली हो, तो तीनों दृष्टि से जो इस समय का जो साहित्य था वो उच्च कोटि का माना जाता था, यानी कि साहित्यिक उत्कृष्टता भी हमें देखने को मिलती है। तो स्टूडेंट यही था हमारा भक्ति काल को स्वर्ण युग कहे जाने के कारण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि भक्ति काल और छायावाद दोनों ही हिंदी साहित्य के अत्यंत महत्वपूर्ण युग है। तो भक्ति काल ने तो साहित्य को भक्ति, मानवता और जन चेतना दी, लेकिन जो हमारा छायावाद था उसने काव्य को अभिव्यक्ति, सौंदर्य बोध और आध्यात्मिक गहराई दी। तो इन दोनों युगों के बिना जो हिंदी साहित्य है वो बहुत ही अधूरा माना जाता है, यानी कि इन दोनों ने ही हिंदी साहित्य को समृद्ध और सशक्त बनाने में अमूल्य योगदान दिया है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा आंसर नंबर 4। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है बिहारी के अभिव्यक्ति शिल्प पर प्रकाश डालिए, अथवा बिहारी की कविता में भक्ति और श्रृंगार का सुंदर समन्वय स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर हमसे दो चीजें पूछी गई है, बिहारी के अभिव्यक्ति शिल्प और दूसरा बिहारी की कविता में भक्ति और श्रृंगार के समन्वय के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो परिचय में हम देखेंगे रीतिकालीन हिंदी साहित्य में बिहारी लाल का विशेष और महत्वपूर्ण स्थान है। तो रीतिकाल हिंदी साहित्य में अगर किसी कवि को संक्षिप्तता का सम्राट कहा जाता है तो वे थे हमारे बिहारी जी। तो प्रसिद्ध कृति इनकी बिहारी सतसई है। तो स्टूडेंट इसमें सिर्फ एक दोहों का संग्रह नहीं बल्कि जीवन, प्रेम, भक्ति और सौंदर्य का अत्यंत गहराई से चित्रण भी हमें देखने को मिलता है। तो इनकी जो कविता थी वो एक और अभिव्यक्ति का अद्भुत शिल्प थी और दूसरी ओर भक्ति और श्रृंगार का सुंदर एवं संतुलित समन्वय। तो बिहारी की खास बात यही है कि वे कम शब्दों में गहरी बात कह देते थे। तो इसी कारण बिहारी की कविता आज भी पाठकों को आकर्षित करती है। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारे मुख्य भाग का आता है। तो मुख्य भाग में स्टूडेंट हम सबसे पहले जो बात करते हैं वो हम करते हैं बिहारी के अभिव्यक्ति शिल्प की विशेषताओं के बारे में। तो उनका जो शिल्प था स्टूडेंट वो था संक्षिप्त, प्रभावशाली और कलात्मक। तो उसकी जो विशेषता है उन विशेषताओं को देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो विशेषता आती है वो आती है संक्षिप्तता और गूढ़ता को लेकर।
तो बिहारी ने दोहे जैसे छोटे छंद में गहरे भाव को अभिव्यक्त किया है। तो बिहारी का जो प्रिय छंद है स्टूडेंट वो है दोहा। तो उन्होंने बहुत कम शब्दों में गहरा अर्थ प्रकट किया है और उनके शिल्प की प्रमुख विशेषता भी यही है। तो एक दोहा पढ़ते ही पाठक को सोचने पर मजबूर कर देता है। ये थे हमारे बिहारी जी का दोहा। तो इसे कहते हैं कम में अधिक कहना। तो स्टूडेंट यही थी संक्षिप्तता और गूढ़ता। सेकंड हमारा था अलंकारों का सुंदर प्रयोग। उपमा, रूपक, अनुप्रास, श्लेष आदि अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग मिलता है। तो बिहारी की कविता में जो अलंकार है वे बोझ नहीं बनते बल्कि भावों को और अधिक प्रभावशाली या उनको सजाते हैं। तो जैसे किसी तस्वीर में रंग जान डाल देते हैं वैसे ही जो अलंकार है वे कविता को जीवंत बनाते हैं। इसके बाद थर्ड आता है शब्द चयन की सटीकता। शब्दों का चयन अत्यंत सदासुआ और अर्थपूर्ण है। तो स्टूडेंट बिहारी के यहाँ पर जो हर शब्द था वो तोला हुआ लगता था। वे ना तो ज्यादा होते थे ना कम होते थे, बिल्कुल सही होते थे। तो एक भी शब्द हटाए तो अर्थ बिगड़ जाए, इस तरीके के उनके शब्द होते थे। तो प्रत्येक शब्द भाव और रस को उभारने में सहायक होता था। फोर्थ अगर हम बात करें चित्रात्मकता, तो बिहारी की कविता में दृश्य चित्रों का सजीव वर्णन मिलता है। तो बिहारी की जो कविता है वो पढ़ते समय दृश्य आंखों के सामने आ जाता है, ऐसा फील होता है। तो पाठक के मन में तुरंत दृश्य उभर जाते हैं। जैसे आप देखें नायक नायिका का सौंदर्य ऐसे उभरता है जैसे कोई चित्र बना रहा हो। तो स्टूडेंट यही था हमारा बिहारी के अभिव्यक्ति शिल्प की विशेषता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है बिहारी की कविता में भक्ति और श्रृंगार का समन्वय। तो अब हम बात कर लेते हैं भक्ति और श्रृंगार एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक में के रूप में दिखाई देते हैं बिहारी की कविता में। तो उसको ही देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है श्रृंगार में भक्ति की झलक को लेकर। नायक नायिका का प्रेम सांसारिक होते हुए भी आध्यात्मिक ऊंचाई लिए होता है। तो स्टूडेंट बिहारी के यहाँ पर प्रेम सिर्फ सांसारिक नहीं था, वहां पर जो प्रेम था वो भक्ति में बदल जाता है और जो सौंदर्य था वो आध्यात्मिक ऊंचाई पाता है। तो प्रेम के माध्यम से ईश्वर भक्ति की अनुभूति होती है। तो जैसे आप देखिए राधा कृष्ण प्रेम हो गया, तो जहां पर श्रृंगार होते हुए जो ईश्वर भक्ति है वो झलकती है। सेकंड हमारा आता है भक्ति में श्रृंगार की मधुरता। तो बिहारी ने भक्ति को नीरस नहीं बल्कि भावपूर्ण और सौंदर्यपूर्ण बनाया है। तो बिहारी की जो भक्ति है वो नीरस नहीं है, वो कृष्ण भक्ति, माधुर्य, सौंदर्य इन सभी का समावेश उसमें देखने को मिलता है। तो भक्ति में भी रस और कोमलता बनी रहती है। थर्ड हमारा आता है कृष्ण भक्ति का प्रभाव। बिहारी की रचनाओं में कृष्ण को नायक रूप में प्रस्तुत किया गया है। राधा कृष्ण प्रेम के माध्यम से भक्ति और श्रृंगार का सुंदर संतुलन दिखता है। तो यहाँ पर जो नायक और नायिका है उसमें कृष्ण को नायक और राधा को नायिका के रूप में इन्होंने चित्रित किया है। तो इनके माध्यम से भक्ति और श्रृंगार एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। तो यही था हमारा बिहारी की कविता में भक्ति और श्रृंगार का समन्वय। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है रस और भाव पक्ष। तो बिहारी की कविता में श्रृंगार रस की प्रधानता है। तो प्रधान रस कौन सा है स्टूडेंट? वो है श्रृंगार रस। लेकिन जो सहायक रस है उसके रूप में हम शांत और भक्ति रस को भी देखते हैं। तो भावों की जो गहराई है वो अभिव्यक्ति शिल्प को और ज्यादा प्रभावशाली और उसको उत्कृष्ट बनाती है। तो यही था हमारा रस और भाव पक्ष। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं बिहारी लाल की कविता में अभिव्यक्ति शिल्प अत्यंत परिष्कृत, संक्षिप्त और प्रभावशाली है। तो स्टूडेंट उन्होंने दोहे जैसे छोटे छंद में लिखा, साथ ही उन्होंने अपने गहन भावों को प्रस्तुत किया और अपनी अद्भुत कला को प्रस्तुत किया। तो उनकी जो कविता है उसमें भक्ति और श्रृंगार का हमें सुंदर एवं मधुर एवं संतुलित समन्वय मिलता है। तो उन्हें रीतिकाल का महान कवि भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट उनकी जो रचनाएं हैं वो हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर है। तो इसीलिए बिहारी लाल आज भी हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर माने जाते हैं। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 5। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है रैदास की कविता में भक्ति और ज्ञान के स्वरूप की विवेचना कीजिए, अथवा रैदास की भक्ति का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उनकी कविता की विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर हमें रैदास की कविता और उनके भक्ति के स्वरूप के बारे में बताना है। तो चलिए स्टूडेंट इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो परिचय में हम देखेंगे संत काव्य परंपरा में गुरु रैदास का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है।
तो हिंदी संत काव्य परंपरा में गुरु रैदास जी जो है वो बहुत ही ऊंचा और विशेष स्थान प्राप्त किए हुए हैं। तो उनको निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख संत कवि कहा जाता है। तो उनकी जो भक्ति थी स्टूडेंट, वो दिखावे से दूर, आडंबर से मुक्त और मानवता पर आधारित थी। तो उनकी भक्ति केवल भावनात्मक ही नहीं बल्कि विवेक, आत्मबोध और सामाजिक चेतना से भी भरी हुई थी। तो उनकी भक्ति सिर्फ भक्ति नहीं सिखाती बल्कि सोचने की शक्ति भी देती है। तो रैदास ने अपनी कविताओं के माध्यम से जाति पाति, ऊंच नीच और आडंबरों का विरोध करते हुए मानवता और समानता का संदेश भी दिया। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि हमारे मुख्य भाग का आता है। तो मुख्य भाग में स्टूडेंट सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो हमारा आता है रैदास की भक्ति का स्वरूप को लेकर। तो जो रैदास जी की भक्ति थी वो सरल, सहज और आडंबरहीन थी। तो इसकी प्रमुख विशेषताएं थी, उन प्रमुख विशेषताओं को देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो विशेषता आती है वो आती है निर्गुण भक्ति। तो रैदास निर्गुण ईश्वर के उपासक है। उनकी भक्ति में मूर्ति, मंदिर और कर्मकांड का विरोध मिलता है। तो रैदास जो थे वे निराकार ईश्वर के उपासक माने जाते हैं। मूर्ति पूजा और कर्मकांड का उन्होंने विरोध किया। तो ईश्वर को निराकार और सर्वव्यापी रूप में उन्होंने ग्रहण किया। तो वे कहते हैं कि अगर ईश्वर हर जगह है तो उसे मंदिर में ही क्यों खोजे। तो यही थी हमारी निर्गुण भक्ति। सेकंड आता है प्रेम और समर्पण की भक्ति। रैदास की भक्ति प्रेम पर आधारित है। उन्होंने ईश्वर से व्यक्तिगत संबंध स्थापित किया है। तो रैदास की भक्ति किसी डर से नहीं बल्कि प्रेम से उपजी है। तो ईश्वर से व्यक्तिगत और जो आत्मीय संबंध है वो उन्होंने स्थापित किए। तो उनकी भक्ति में अहंकार का पूर्ण त्याग देखने को मिलता है। तो वहां पर भक्त और भगवान को वे दो दोस्त जैसे बताते हैं। तो यही था प्रेम और समर्पण की भक्ति। थर्ड हमारा आता है सामाजिक समता की भावना। तो रैदास की भक्ति सामाजिक अन्याय के विरुद्ध है। उन्होंने जाति भेद और ऊंच नीच का विरोध किया। तो उनकी जो भक्ति है वो सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक भी है। जातिवाद का उन्होंने विरोध किया, उच्च नीच का उन्होंने खंडन किया और मानव समानता का उन्होंने संदेश दिया। तो उनकी भक्ति मानव मात्र की समानता पर ही आधारित है। तो उन्होंने कहा कि ईश्वर के सामने सब बराबर है। तो यही उनकी सामाजिक समता को दिखाता है। तो यही थी रैदास की भक्ति का स्वरूप। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है रैदास की कविता में ज्ञान का स्वरूप। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो रैदास की कविता है उसमें ज्ञान तत्व इतना विशेष क्यों है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आत्मज्ञान के बारे में। तो रैदास आत्मा और परमात्मा की एकता पर बल देते हैं। उन्होंने आत्मबोध को मोक्ष का मार्ग माना है। तो रैदास कहते हैं कि जो आत्मा और परमात्मा है ये दोनों ही एक है। तो स्वयं को पहचानना ही मोक्ष का मार्ग है। तो जब इंसान खुद को जान लेता है तभी ईश्वर को पहचान पाता है, ये उन्होंने कहा। सेकंड आया विवेक और वैराग्य। संसार की नश्वरता का बोध उनकी कविताओं में मिलता है। ज्ञान के माध्यम से मोह और अज्ञान से मुक्ति का संदेश है। तो रैदास की जो कविता है उसमें उन्होंने संसार की नश्वरता और मोह माया से मुक्ति के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि ज्ञान से ही अज्ञान और भ्रम दूर होता है। तो विवेक और वैराग्य को भी उन्होंने दर्शाया। थर्ड हमारा आता है सच्चे ज्ञान की पहचान। सच्चा ज्ञान बाहरी आडंबरों में नहीं बल्कि अंतःकरण की शुद्धता में है। तो रैदास कहते हैं कि जो ज्ञान है वो बाहरी आडंबर में नहीं बल्कि मन की शुद्धता में है। तो सच्चा ज्ञान ना किताबों में बंद है ना मंदिरों में, वो है हमारे खुद के अंदर। तो गुरु और सत्संग को ज्ञान का साधन उन्होंने माना था। तो यही थी सच्चे ज्ञान की पहचान। तो स्टूडेंट यही था हमारा रैदास की कविता में ज्ञान का स्वरूप। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है रैदास की कविता की प्रमुख विशेषताएं। तो अब हम इस कविता की प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। तो सबसे पहला आता है सरल और जन भाषा। तो भाषा सहज, सरल और लोक प्रचलित है। आम जनता तक सीधे पहुंचने वाली भाषा का प्रयोग हुआ। तो स्टूडेंट जो भाषा थी वो सरल और जन भाषा थी ताकि वो आम जनता तक पहुंच सके। सेकंड है प्रतीक और उपदेशात्मक शैली। प्रतीकों के माध्यम से गूढ़ सत्य को सरल बनाया गया। शैली उपदेशात्मक शैली होते भी सहज और प्रभावी। तो शैली थी उपदेशात्मक लेकिन सहज। प्रतीक की बात करें स्टूडेंट तो आम जीवन से जुड़े हुए प्रतीक थे। भक्ति और ज्ञान का समन्वय बात करें तो भावनात्मक भक्ति और तात्विक ज्ञान का संतुलन है। यही समन्वय उनकी कविता को विशिष्ट बनाता है। तो उनकी जो कविता है वो सीधे आम आदमी के दिल तक पहुंचती है। तो यही थी हमारी रैदास की कविता की कुछ प्रमुख विशेषताएं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि गुरु रैदास की कविता में भक्ति और ज्ञान का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है।
तो उनकी जो भक्ति थी वो निर्गुण थी, प्रेममयी थी और सामाजिक चेतना से युक्त थी। साथ ही उनका जो ज्ञान था वो आत्मबोध, विवेक और मानवता पर आधारित था। तो इसीलिए जो रैदास जी की कविता है उन्हें केवल आध्यात्मिक मार्ग दिखाती है बल्कि समाज को सही दिशा में भी लेके जाती है। तो इसी प्रकार से जो रैदास है वो हिंदी संत काव्य परंपरा के महान और प्रभावशाली कवि भी माने जाते हैं। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 6। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है, भूषण का युद्ध वर्णन बड़ा ही सजीव और स्वाभाविक है। इस कथन के आधार पर भूषण की कविता की विशेषताएं लिखे अथवा भूषण के पदों की मूल संवेदना का विवेचन कीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमसे दो चीजें पूछे गई है, फर्स्ट भूषण की कविता की विशेषता और सेकंड भूषण के पदों की मूल संवेदना। तो चलिए स्टूडेंट, इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो परिचय में हम देखते हैं कि रीतिकालीन हिंदी साहित्य में कवि भूषण का विशिष्ट स्थान है। तो रीतिकालीन हिंदी साहित्य में जहां पर अधिकतर कवि श्रृंगार और सौंदर्य में डूबे थे, वही जो हमारे भूषण जी थे उन्होंने वीरता और स्वाभिमान की आवाज बनाई। तो भूषण की कविता में राजपूत और मराठा वीरों के शौर्य, पराक्रम और युद्ध कौशल का प्रभावशाली चित्रण हमें देखने को मिलता है। तो उनकी जो रचना होती थी स्टूडेंट, उसमें वीर रस प्रधान होता था। तो उनकी कविता में राजपूत और मराठा वीरों का शौर्य और बलिदान जीवित उठता है। तो भूषण की कविता की मूल संवेदना वीरता, राष्ट्र गौरव और स्वाधीनता की भावना से ओतप्रोत है। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी का आता है। तो मेन बॉडी में स्टूडेंट हम सबसे पहले बात कर लेते हैं भूषण के युद्ध वर्णन की सजीवता के बारे में। तो भूषण का युद्ध वर्णन उनकी कविता की प्रमुख विशेषता है। तो भूषण का युद्ध वर्णन इतना प्रभावशाली था स्टूडेंट कि पाठक स्वयं को रण क्षेत्र में महसूस करता है और युद्ध आंखों के सामने घटता हुआ लगता है। तो पाठक स्वयं को रण क्षेत्र में उपस्थित अनुभव करता है। अस्त्र शस्त्रों की झंकार, सैनिकों की हुंकार और रणभेरी की जो ध्वनि है वो उसका सजीव वर्णन देखने को मिलता है। तो उन्होंने युद्ध को केवल एक घटना नहीं बल्कि वीरता की परीक्षा के रूप में भी बताया है। तो जैसे तलवारें टकरा रही है, रणभेरी बज रही है और वीर हुंकार भर रहे हैं, तो ये सभी व्यक्ति को खुद महसूस होने लगता है। तो यही थे भूषण के युद्ध वर्णन की सजीवता। सेकंड हमारा आता है वीर रस की प्रधानता। तो भूषण की कविता में वीर रस सर्वाधिक प्रभावी रूप में मिलता है। तो स्टूडेंट, जो हमारा भूषण की कविता उसमें वीर रस है, तो उन्होंने वीरों के साहस, आत्मबल और बलिदान का गौरव गान किया। उनकी कविता में भय या करुणा नहीं बल्कि उत्साह और ओजना की भावना देखने को मिलते हैं। तो भूषण के यहाँ पर जो युद्ध थे वे कोई हिंसा नहीं बल्कि धर्म और स्वतंत्रता की रक्षा थे। युद्ध सम्मान और कर्तव्य बन जाता था। तो स्टूडेंट, भूषण की कविता का प्राण था वीर रस, साहस, उत्साह और आत्मबल। तो उनकी कविता पढ़कर डर नहीं बल्कि जोश और गर्व पैदा होता है। तो यही थी वीर रस की प्रधानता। थर्ड हमारा आता है स्वाभाविकता और यथार्थ चित्रण। तो भूषण का वर्णन कल्पना जन्य न होकर वास्तविक घटनाओं पर आधारित था। तो उनका जो वर्णन था वो कल्पना नहीं बल्कि वास्तविक घटनाओं पर आधारित था। युद्ध की जो कठोरता, जो संघर्ष और परिमाण है, ये सब कुछ यथार्थ रूप में हमें देखने को मिलता है। तो अतिशोक्ति होते हुए भी उनका जो वर्णन है वो स्वाभाविक लगता है। तो यही थी स्वाभाविकता और यथार्थ चित्रण। फोर्थ हमारा आता है भूषण के पदों की मूल संवेदना। तो अब हम बात कर लेते हैं भूषण की कविता की आत्मा यानी कि उसकी पदों की मूल संवेदना के बारे में। तो कुछ निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से इसको समझते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है स्टूडेंट वो हमारा आता है राष्ट्र और स्वाधीनता प्रेम। तो विदेशी आतंककर्ताओं के विरुद्ध संघर्ष की भावना प्रबल है। स्वराज और आत्मसम्मान की रक्षा को सर्वोच्च मूल्य माना गया है। तो विदेशी आक्रमणों का उन्होंने विरोध किया, स्वराज की भावना को बढ़ाया और आत्मरक्षा की रक्षा के बारे में बताया। तो एग्जाम्पल अगर आप देखें तो वे छत्रपति शिवाजी जी का गौरवगान करते हैं। तो यही उनके जो मूल संवेदना है वो है राष्ट्र और स्वाधीनता प्रेम। सेकंड आता है वीरता और बलिदान। तो जीवन से अधिक सम्मान और स्वतंत्रता को महत्व दिया गया है। तो भूषण के लिए जीवन से बड़ा सम्मान है। स्वतंत्रता को उन्होंने सर्वोच्च मूल्य बताया। साथ ही उन्होंने बलिदान को गौरव का प्रतीक या गौरवपूर्ण माना है। तो यही था वीरता और बलिदान। थर्ड हमारा आता है राजभक्ति और शासक प्रशंसा। तो भूषण ने अपने आश्रयदाता शासकों के शौर्य और पराक्रम का गुणगान किया है। तो आश्रयदाता जहाँ के भूषण रहते थे वहां के राजा की प्रशंसा उन्होंने करी। उन्होंने एक आदर्श वीर के रूप में
चित्रित किया राजा को, लेकिन यह प्रशंसा चापलूसी नहीं बल्कि एक वीरता का सम्मान है। तो स्टूडेंट यही थी भूषण के पदों की मूल संवेदना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है भाषा और शैली की विशेषताओं के बारे में। तो भाषा ओजपूर्ण, प्रभावशाली और संस्कृतनिष्ठ है। तो भाषा थी ओजपूर्ण, प्रभावशाली और संस्कृतनिष्ठ। इसी तरीके से जो शैली थी वो थी गर्जनात्मक और प्रभावशाली और उत्साह के भाव वाली। अलंकारों की बात करें तो अलंकार में वीर छंदों का सशक्त प्रयोग हमें देखने को मिलता है। तो हर पंक्ति उनकी उत्साह से भरी होती है। तो यही थी भाषा और शैली की विशेषताएं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि भूषण की कविता का युद्ध वर्णन अत्यंत सजीव, स्वाभाविक और प्रभावशाली है। तो स्टूडेंट उनकी जो कविता है वो बहुत ही सजीव, स्वाभाविक और प्रभावशाली लगती है। और उनकी कविता की मूल संवेदना है वीरता, राष्ट्र गौरव, स्वाधीनता और बलिदान। तो भूषण ने हिंदी साहित्य में वीर रस को नई ऊंचाइयां दी और साथ ही कविता को साहस और स्वाभिमान के रूप में आवाज बनाया। तो उनके माध्यम से जो हिंदी साहित्य में वीर रस है उसको नई ऊंचाइयां मिली। और इसी प्रकार से जो भूषण है वे रीतिकाल के एक महान और विशिष्ट वीर कवि के रूप में भी प्रतिष्ठित है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 7। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में स्टूडेंट हमसे पूछा गया है बेटी की विदाई कविता का प्रतिपाद्य लिखिए, अथवा हिमाद्री तुंग श्रृंग से अथवा बादल को घिरते देखा है कविता के मूल कथ्य पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर हमसे 3 कविता के बारे में पूछा गया है। फर्स्ट बेटी की विदाई, सेकंड हिमाद्री तुंग श्रृंग से और थर्ड बादल को घिरते देखा है। तो चलिए स्टूडेंट इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो परिचय में हम लिखेंगे आधुनिक हिंदी कविता में मानवीय संवेदना, राष्ट्रीय चेतना और प्राकृतिक चित्रण का विशेष महत्व है। तो स्टूडेंट आधुनिक हिंदी कविता केवल शब्दों की सजावट ही नहीं है बल्कि उसमें जीवन की सच्चाई, मनुष्य की संवेदना, समाज का यथार्थ सब कुछ हमें देखने को मिलती है। तो बेटी की विदाई जैसी जो कविताएं है वे सीधे दिल को छू लेती है। इसी तरीके से हिमाद्री तुंग श्रृंग से और बादल को घिरते देखा है। तो ये सारी कविताएं अपने अपने ढंग से जीवन की गहराई अनुभूतियों को व्यक्त करती है। तो बेटी की विदाई मानवीय भावना और सामाजिक यथार्थ को प्रस्तुत करती है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से राष्ट्र प्रेम और जागरण को दिखाती है। साथ ही बादल को घिरते देखा है प्रकृति के माध्यम से जीवन की गति और भावनात्मक परिवर्तन को दिखाती है। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो मुख्य भाग में स्टूडेंट हम सबसे पहले जो बात करते हैं वो हम बात कर लेते हैं बेटी की विदाई कविता के प्रतिपाद के बारे में। तो सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं माता पिता की करुण अनुभूति के बारे में। तो बेटे की विदाई कविता का मुख्य प्रतिपाद माँ बाप की करुण अनुभूति और नारी जीवन का यथार्थ है। तो स्टूडेंट बेटी की जो विदाई है वो एक खुशी का अवसर भी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा वियोग और पीड़ा का क्षण भी है। तो माँ सोचती है कि जिस बेटी को गोद में खिलाया आज उसे पराया करना पड़ रहा है। तो कविता में बेटी के विवाह के समय माता पिता के हृदय में उठने वाली पीड़ा का मामूलिक चित्रण है। तो कविता में दिखाया गया है कि बचपन की किलकारियां, खेल खिलौने, झूला सब कुछ पीछे छूट जाता है और बेटी धीरे धीरे अपने मायके से भावनात्मक रूप से अलग हो जाती है। तो बेटी को अपने घर से विदा करते समय माता पिता का मन भावनाओं से भर उठता है और ये कविता नारी की सामाजिक स्थिति और उसके त्यागपूर्ण जीवन की ओर संकेत करती है। तो ये कविता सिर्फ एक विदाई नहीं बल्कि नारी के त्याग, समाज की परंपरा और बेटी के संघर्ष को भी उजागर करती है। तो बेटी को हर रिश्ते में खुद को ढालना पड़ता है। तो कविता में प्रेम, ममता, करुणा और वात्सल्य भाव की प्रधानता है। तो माँ बाप का स्नेह, आंसू भरी आंखें, दिल से निकली दुआ, तो ये सभी कविता करुणा और वात्सल्य से भरी हुई है। तो स्टूडेंट यही थी हमारी बेटी की विदाई कविता का प्रतिपाद। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है हिमाद्री तुंग श्रृंग से कविता का मूल कथ्य है। तो इसमें जो सबसे पहले बात करते हैं वो करते हैं राष्ट्रीय चेतना और जागरण के बारे में। तो हिमाद्री तुंग श्रृंग से कविता का मूल कथ्य है राष्ट्रीय जागरण और क्रांति का आह्वान है। तो स्टूडेंट ये जो कविता है देश की कविता है, देशभक्ति की कविता है, राष्ट्र को जगाने का एक आह्वान है। तो हिमालय को भारत
की शक्ति और स्थिरता का प्रतीक इसमें बनाया गया है। तो हिमालय को राष्ट्र की भक्ति, स्थिरता और गौरव का प्रतीक माना है। साथ ही कविता में देशवासियों के संघर्ष, साहस और बलिदान के लिए प्रेरित उनको किया गया है। तो कवि देशवासियों से कहता है कि डरो मत, उठो और देश के लिए बलिदान दो। तो कविता में ओज और इतिहास का उत्साह भरा हुआ है। तो ये जो कविता है भारतीय जनमानस में आत्मगौरव और स्वाभिमान की भावना जगाती है। तो इसमें ओज, उत्साह और वीर रस की स्पष्ट अभिव्यक्ति भी हमें देखने को मिलती है। तो यही थी हमारी हिमाद्री तुंग सुरंग से कविता का मूल तथ्य है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो हमारा आता है बादल को घिरते देखा है कविता का मूल कथ्य है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे प्रकृति और मानव मन का संबंध को लेकर। तो इस कविता का मूल कथ्य है प्रकृति के माध्यम से मानवीय संवेदनाएं की अभिव्यक्ति है। तो ये जो कविता है स्टूडेंट, ये प्रकृति चित्रण और मानवीय भावनाओं की अभिव्यक्ति का एक सुंदर उदाहरण है। तो जिस तरीके से बादल गिरते हैं वैसे ही मन में भी भावनाएं उमड़ती घुमड़ती रहती है। तो बादलों का गिरना जीवन में आने वाले परिवर्तन और भावनात्मक उतार चढ़ाव का एक प्रतीक है। तो कविता में प्रकृति और मानव मन के बीच गहरा संबंध दर्शाया गया है। तो कवि ने प्रकृति के सौंदर्य के साथ साथ उसके रहस्यमय स्वरूप को भी उभारा। तो बादल यहाँ पर एक परिवर्तन है और जीवन की अनिश्चितता को दिखाया गया है, भावनात्मक उतार चढ़ाव को दिखाया गया है। तो कविता शांत और चिंतनशील बन जाती है। तो स्टूडेंट यही था हमारा बादल को घिरते देखा है कविता का मूल तथ्य है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि बेटी की विदाई, हिमाद्री तुंग सुरंग से और बादल को घिरते देखा है, ये जो हमारी तीनों कविताएं है ये हमारे आधुनिक हिंदी कविता की महत्वपूर्ण कृति है। तो बेटी की विदाई जो कविता है ये मानवीय करुणा और नारी जीवन की सच्चाई को प्रस्तुत करती है। वहीं पर जो हिमाद्री तुंग सुरंग से कविता है ये हमारे राष्ट्र प्रेम और जागरण की कविता है। जबकि जो बादल को घिरते देखा कविता है ये हमारी प्रकृति और मानव की संवेदनाओं का सुंदर चित्रण प्रस्तुत करती है। तो ये जो तीनों ही कविताएं है ये आधुनिक हिंदी कविता की संवेदनशीलता, भावनात्मक, सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना को स्पष्ट करती है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 8th भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 8th। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया निम्नलिखित की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो स्टूडेंट जो आपका ये क्वेश्चन है ये आपका डेफिनेटली एग्जाम में आता ही आता है। तो ये जो क्वेश्चन रहने वाला है ये आपका सबसे पहले आपको देखने को मिलता है। तो इसमें आपसे क्या होता है, इसमें आपसे कोई भी 2 पैराग्राफ पूछ लिए जाते हैं अथवा करके और इनमें आपकी इनकी सप्रसंग व्याख्या करनी होती है। तो देखिए जो ये पैराग्राफ रहते हैं ये तो हर बार चेंज होते रहते हैं, लेकिन मैं इनको आपका एक लिखने का फॉर्मेट बता दूंगा। तो लिखने के फॉर्मेट से आपसे फिर कोई भी पैराग्राफ पूछा जाए तो आप उसका आंसर लिख दोगे और अपना ये वाला क्वेश्चन सिक्योर कर लोगे। तो चलिए स्टूडेंट, जिस तरीके से हमारे पे इसमें 2 पैराग्राफ पूछे गए, पहले बाजीगर सो रांची रहा, बाजी का मरम न जाना, इसी तरीके से पहला पैराग्राफ पूछा गया है। फिर यहीं पर अथवा करके दूसरा पैराग्राफ पूछा गया है, गोदी के बरसे को धीरे धीरे भूल चली हो रानी। तो स्टूडेंट इस आंसर की शुरुआत करने से पहले मैं आपको हमारे जो गिववे के क्वेश्चंस है वे आपसे पूछ लेता हूं। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हम हमारी वीडियो के बीच में कहीं पर भी 3 गिववे के क्वेश्चंस पूछेंगे। तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और सभी करेक्ट आंसर देगा तो स्टार्टिंग के जो 3 स्टूडेंट्स होंगे उनको मिलेंगे हमारी तरफ से एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। तो अब चलिए हम हमारे जो गिववे के क्वेश्चंस है वे आपसे पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा गिववे का क्वेश्चन रहने वाला है वो हमारा रहने वाला है कि रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जो दोहे की संक्षिप्त शैली के लिए प्रसिद्ध है। तो दोहे की संक्षिप्त शैली के लिए प्रसिद्ध कवि रीतिकाल का आपको बताना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है, वो हमारा आता है कि निर्गुण भक्ति परंपरा के प्रमुख संत कवि कौन है। तो जो हमारी निर्गुण भक्ति परंपरा है स्टूडेंट, उसके प्रमुख संत कवि कौन है वो आपको बताना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसके बाद थर्ड हमारा आता है थर्ड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन थर्ड है हमारा, वीर रस के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में किसे जाना जाता है। तो जो हमारा वीर रस का सर्वश्रेष्ठ कवि है वो आपको बताना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है। तो स्टूडेंट यही थे हमारे थर्ड क्वेश्चंस जो कि मैंने आपसे पूछ लिए। आप सभी को इनका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो चलिए अब हम दोबारा हमारे
क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। तो हमें क्वेश्चन नंबर 9 का देखिए फॉर्मेट में आपको बता रहा हूँ, आपको आंसर किस तरीके से लिखना है। तो आपको सबसे पहले लिखना है सप्रसंग व्याख्या। तो जिस भी प्रसंग की आप व्याख्या करेंगे उसका आप सबसे पहले लिखेंगे प्रसंग। तो प्रसंग में आपको क्या लिखना है, तो स्टूडेंट जैसे कि आपने अपने 11, 10, 12 में भी लिखा होगा, जब भी आप संदर्भ सहित व्याख्या करते थे तो आप उसमें एक संदर्भ लिखते थे। तो जैसे कि आप संदर्भ लिखते हो इसी टाइप से आपको प्रसंग लिखना है। तो प्रसंग में लिखते क्या है, प्रसंग में लिखना है कि जो भी आपका ये पैराग्राफ है ये हमारा किस चैप्टर से लिया गया है और इसके कवि कौन है, साथ ही इसमें क्या संदेश दिया गया है उसको भी आपको बताना है। जिस तरीके से हमारा इसमें दिया गया है कि प्रस्तुत पद संत कवि रैदास द्वारा रचित है और इस पद में कवि ने संसार की बाजी और ईश्वर की बाजीगर के रूप में उसको प्रस्तुत किया है। तो देखिए यहाँ पर कवि ने क्या बात बताई है उसके बारे में प्रसंग में हमने लिख दिया। उसके बाद आप लिखेंगे व्याख्या करके। तो व्याख्या में आपको क्या लिखना है, व्याख्या में आपको कुछ नहीं करना है। व्याख्या में आपको जैसे कि आपका ये वाला पैराग्राफ है, तो इस पैराग्राफ को जैसे कि ये एक लाइन है, सबसे पहले आप एक लाइन को लेंगे। तो एक लाइन को यहाँ पर आप देखेंगे आपकी जो बात है वो बहुत ही कम शब्दों में कही गई है। तो आपको यहाँ पर जो ये बात कही गई है इसको आपको मान लीजिएगा, जैसे एक लाइन है तो एक लाइन को आप दो शब्दों में, सॉरी, एक लाइन को आप दो लाइन में करके लिख देंगे, यानी कि इसको अपनी भाषा में, सामान्य भाषा में लिख देंगे। तो जैसे कि इसमें लिखा गया है कि कवि कहते हैं कि मनुष्य संसार की बाजी में इस प्रकार रम गया है कि वह इस बाजी के वास्तविक रहस्य को समझ ही नहीं पाया। तो स्टूडेंट इसी तरीके से आपको भी लिख देना है अपने पैराग्राफ के बारे में, जो भी आपके पैराग्राफ में कहा गया है। तो आपको शुरुआत करनी है कवि कहते हैं या कवि कहता है या लेखक कहता है, इस तरीके से ही आपको शुरू करना है। तो इसी तरीके से आप व्याख्या लिख देंगे और व्याख्या लिखने के बाद आप लिखेंगे भावार्थ या निष्कर्ष। तो दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें क्या लिखना है आपको, इसमें लिखना है कि इसमें जो कवि है उसने क्या संदेश दिया है। तो जिस तरीके से यहाँ पर लिखा गया है कि इस पद में रैदास ने संसार की असारता, माया के प्रभाव और आत्मज्ञान के महत्व को स्पष्ट किया है। तो कवि का संदेश है कि विवेक और मन की स्थिरता से ही ईश्वर और सत्य का बोध संभव है। तो भावार्थ में आपको संदेश ही बता देना है कि कवि इस पद के माध्यम से कहना क्या चाहता है। तो इसी तरीके से आपको दोनों की व्याख्या कर देनी है, जो भी आपको पे बेस्ट हो आपको वो करना है, यानी कि यहाँ पर अथवा करके आपसे पूछा जाएगा। तो इसी तरीके से देखिए हमने सेकंड वाला भी किया हुआ है। सबसे पहले आपने प्रसंग लिखा कि प्रस्तुत पंक्तियां आधुनिक हिंदी कविता की प्रसिद्ध रचना बेटी की विदाई से ली गई है। इसी के बाद हमने व्याख्या लिखी। व्याख्या में हमने इसी तरीके से लिखा कि कवि बेटी को संबोधित करते हुए कहता है कि वह धीरे धीरे अपने बचपन और माता पिता के स्नेह को भूलती जा रही है। व्याख्या लिखने के बाद आप उसका भावार्थ या निष्कर्ष लिख देंगे। निष्कर्ष में आप कविता के माध्यम से कवि कहना क्या चाहता है वो लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने बेटी की विदाई के समय माता पिता के हृदय के उठने वाले भावों को अत्यंत मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। तो इसी तरीके से आप अपना आंसर लिख देंगे। तो इतना लिखने के साथ ही जो आपका आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यही था हमारा आंसर नंबर 9। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 10 में स्टूडेंट हमसे क्या पूछा गया सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा गया है टिप्पणी लिखिए। तो ये क्वेश्चन है ये भी आपका डेफिनेटली आता ही आता है। आपसे कुछ वर्ड दे दिए जाएंगे, उन पर आपको टिप्पणी लिखनी होती है। तो जिस तरीके से यहाँ पर हमें दिया गया है रीतिकालीन कविता और छायावाद, तो इन दो पे हमें टिप्पणी लिखनी है। इसी तरीके से स्टूडेंट हमें लिखना है। तो सबसे पहले हम अपना जो आंसर है वो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे रीतिकालीन कविता को लेकर। तो रीतिकालीन कविता हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण चरण है। तो रीतिकाल हिंदी साहित्य का वो काल है स्टूडेंट जिसमें जो काव्य शास्त्र है वो नियमों और श्रृंगारों और रस को विशेष महत्व उसमें दिया गया है। तो इस काल की जो कविता है वो श्रृंगार रस की प्रधानता उसमें हमें देखने को मिलती है। साथ ही इस काल की कविता में नायक नायिका, भेद, अलंकार और सौंदर्य वर्णन प्रमुख देखे जाते हैं। तो जो हमारे प्रमुख अगर लेखक की बात करें तो इसमें प्रमुख कवि है बिहारी, केशवदास, भूषण। तो ये सभी इस काल के प्रमुख कवि है। तो रीतिकालीन कविता जो है वो कविता में भाषा प्राय ब्रज भाषा रही और शिल्प पक्ष अत्यंत सुप्रष्ट और अलंकारिक रहा। तो रीतिकाल ने हिंदी कविता को कलात्मक और शिल्प सौंदर्य भी प्रदान किया। तो यही थी हमारी रीतिकालीन कविता। इसके बाद आप लिखेंगे सेकंड छायावाद। तो छायावाद में क्या लिखना है, तो छायावाद जो था वो हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण आंदोलन या एक ऐसा समय था जिसमें जो हमारा स्टूडेंट एक तरीके से आप कह सकते हैं
उसमें अभिव्यक्ति, प्रकृति प्रेम, रहस्यवाद और कल्पनाशीलता की प्रधानता मिलती है। तो यहाँ के जो कवि थे उन्होंने बाह्य यथार्थ की अपेक्षा आंतरिक अनुभूतियों को महत्व दिया। प्रमुख अगर आप इसके लेखक के बारे में बात करें तो वे थे जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। तो छायावाद ने ही हिंदी कविता को भावनात्मक गहराई और कलात्मक सौंदर्य प्रदान किया। तो यही था स्टूडेंट हमारा छायावाद। छायावाद के बाद जो हमारा थर्ड आता है वो हमारा आता है नई कविता। तो नई कविता जो है वो हिंदी साहित्य की आधुनिक और यथार्थवादी काव्य धारा है और इसमें आधुनिक जीवन की जटिलताएं, व्यक्ति की पीड़ा, अकेलापन और सामाजिक विसंगतियां व्यक्त हुई है। तो इसकी जो भाषा होती है स्टूडेंट वो सरल, प्रतीकात्मक और आधुनिक संवेदना से युक्त होती है और इसमें भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता और यथार्थवाद अधिक होता है। तो इसके अगर हम प्रमुख कवि के बारे में बात करें तो नई कविता के प्रमुख कवि है अज्ञा, मुक्तिबोध और शमशेर बहादुर सिंह। तो ये सभी हमारे नई कविता के प्रमुख कवि है। तो यही थी हमारी नई कविता स्टूडेंट, जिसके साथ ही हमारा जो आंसर नंबर 10 है वो भी कंप्लीट होता है और साथ ही हमारा हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी क्या सब्जेक्ट के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी कंप्लीट होते हैं। तो यही थे हमारे 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर जो कि डायरेक्टली एग्जाम में आने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इन्हें ध्यान से समझा होगा और अपनी एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कर ली होगी। तो याद रखो हमारे लेक्चर फ्री है, लेकिन अगर आप चाहते हो वेल ऑर्गेनाइज नोट्स जो कि एग्जाम के लिए एकदम परफेक्ट है तो बस गिवन नंबर पर मैसेज करो और अपने नोट्स सिक्योर करो। और हाँ, हर वीडियो में होता है एक स्पेशल गिववे, तो वीडियो के बीच में पूछे गए क्वेश्चंस के लिए रेडी रहो और 3 लकी विनर्स बन सकते हो आप भी फ्री नोट्स के। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले एंड हमारा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको मिलते रहे एग्जाम फोकस अपडेट्स और ड्यू सोल के सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर एंड गिववे के विनर्स। तो टिल देन स्टे फोकस, स्टडी स्मार्ट और क्रश योर एग्जाम। ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।